स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण कितनी विधियां द्वारा किया जाता है? तो कोलाइड का वर्गीकरण निम्न विधियां द्वारा किया जाता है। पहला का नाम है आवेश के आधार पर, दूसरा जो है कणों की संरचना के आधार पर, तीसरा रासायनिक संगठन के आधार पर, चौथा जो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों जो विधियां हैं इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे आवेश के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं बताया जा चुका है। कणों के संरचना के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं और परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड के प्रकार, तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए कि रासायनिक संगठन के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो कोलाइड दो प्रकार के होते हैं तो पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो पहला का नाम जो है कार्बनिक कोलाइड है और दूसरा का नाम जो है अकार्बनिक कोलाइड है। तो यहाँ लिख लेंगे कार्बनिक कोलाइड है और दूसरा का नाम जो है अकार्बनिक कोलाइड। तो दोनों आप लोग को याद हो गया होगा कि रासायनिक आधार पे जो कोलाइड होते हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पे कोलाइड दो प्रकार, कार्बनिक कोलाइड और अकार्बनिक कोलाइड। अब कार्बनिक कोलाइड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो कार्बनिक कोलाइड क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। बहुत आसान है इसका उत्तर। तो यहाँ लिख लेंगे कि कार्बनिक पदार्थों के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को क्या कहते हैं? कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। तो कितना आसान है इसका उत्तर। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको उत्तर क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या इसका उत्तर हुआ कि कार्बनिक। अब देखिए कार्बनिक कोलाइड है तो कहेंगे कार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को कार्बनिक कोलाइड कहते हैं। अब अकार्बनिक का उत्तर क्या होगा? तो बस यहीं पे बस थोड़ा सा आपका परिभाषा में बनाना होगा। अकार्बनिक पदार्थ, अगर अकार्बनिक पदार्थ का कोलाइड है तो उसे एक अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। बस थोड़ा सा आपका अंतर है, मतलब परिभाषा में कार्बनिक और अकार्बनिक कोलाइड में। तो अब हम लोग सीखेंगे अकार्बनिक कोलाइड। तो अकार्बनिक कोलाइड क्या है? तो अब इसका जो उत्तर होगा अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ लिख सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड, अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को अकार्बनिक कोलाइड कहा जाता है। तो अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। कितना आसान ये भी है, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा को समझना है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अकार्बनिक पदार्थों के कोलाइड को क्या कहते हैं? अकार्बनिक कोलाइड कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिक्षेपण माध्यम
कि प्रकृति के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति पे आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे जो कोलाइड होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हाइड्रोसाल, दूसरा नाम एल्कोसाल और तीसरा का नाम बेंजोसाल और चौथा का नाम एरोसाल। तो क्रमशः आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए कि यहाँ लिख लेंगे अब परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइड 4 प्रकार के होते हैं। कोलाइड कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, अब इनका पहले नाम नोट करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो पहला का नाम है हाइड्रोसाल। क्या नाम है? हाइड्रोसाल। पहला का नाम हाइड्रोसाल। दूसरा का नाम है एल्कोसाल। और तीसरा का नाम जो है बेंजोसाल। यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, बेंजोसाल। और चौथा का नाम है एरोसाल। क्या नाम है? एरोसाल। तो यह जो है 4 जो है परिक्षेपण माध्यम से जो है कोलाइड जो है 4 प्रकार के हैं। तो अब हम लोग समझेंगे हाइड्रोसाल क्या है। तो हाइड्रोसाल बस नाम से ही इसका परिभाषा बनेगा। तो हाइड्रोसाल के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोसाल क्या है। तो जल में कोलाइड विलयन को हाइड्रोसाल या एक्वासाल कहते हैं। जल में जो कोलाइड है, तो यहाँ लिख लेंगे जल में कोलाइड या कोलाइडी लिख सकते हैं। जल में कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसाल कहते हैं। हाइड्रोसाल अथवा एक्वासाल कहते हैं। कितना आसान है। जल में कोलाइड जो विलयन को क्या कहेंगे? हाइड्रोसाल अथवा एक्वासाल कहते हैं। इनमें याद रखेंगे, यह जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इनमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो इसमें परिक्षेपण जो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम जल होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल होता है। परिक्षेपण माध्यम जल होता है। तो यह जो आगे चल के जब हम लोग कंपटीशन में आप लोग एग्जाम देंगे तो यह क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोसाल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो हाइड्रोसाल में परिक्षेपण माध्यम जल होता है। उदाहरण जो है, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है? तो जीवित कोशिका में तरल रुधिर। जो जीवित कोशिका में तरल रुधिर। जो तरल रुधिर मतलब खून जो होता है, उसमें जो है क्या होते हैं? उसमें भी जल की मात्रा होते हैं। तो जल में कोलाइड विलयन में हाइड्रोसाल को क्या कहेंगे? एक्वासाल कहते हैं। और उसका परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल है। उदाहरण याद रखिएगा, जीवित कोशिकाओं में तरल जो रुधिर होते हैं वो हाइड्रोसाल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोसाल। एल्कोसाल क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। एल्कोसाल क्या है? तो एल्कोहल में कोलाइडी विलयन को एल्कोसाल कहते हैं। बस यहाँ जहाँ जल है, अब जल के जगह पे क्या लिखेंगे? एल्कोहल लिख लेंगे। अब परिभाषा जो है सेम है, बस थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, एल्कोहल
एल्कोहल में कोलाइडी विलयन एल्कोहल में क्या होगा, कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, एल्कोसाल कहते हैं, एल्कोसाल कहते हैं। एल्कोसाल नाम से ही एल्को मतलब एल्कोहल में कोलाइड विलयन को एल्कोसाल कहते हैं। इनमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो इनमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, एल्कोहल। तो यहाँ लिख लेंगे एल्कोहल, जो परिक्षेपण माध्यम जो है एल्कोहल होता है। तो कितना आसान ये भी परिभाषा है। एल्कोसाल का मतलब एल्कोहल में कोलाइडी विलयन को एल्कोसाल कहते हैं। इनमें जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो उदाहरण है नाइट्रेट है, नाइट्रेट हो जाएगा। एथेनॉल में सेलुलोज का विलयन आप लोग याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण होता है क्या है, नाइट्रेट होता है, और एल्कोहल में सेलुलोज का जो है विलयन जो होता है वह एल्कोसाल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजोसाल। तो बेंजोसाल का मतलब बेंजीन, नाम से ही याद होगा बेंजीन। आगे चल कर हम लोग बेंजीन भी पढ़ेंगे सेकंड किताब में। तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, बेंजोसाल कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बेंजीन में बने कोलाइड विलयन को बेंजोसाल कहते हैं। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है बेंजीन होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, बेंजीन होता है, याद रख रहिएगा, बेंजीन होता है। तो समझ में आ गया होगा बेंजोसाल कि बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को बेंजोसाल, और इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोसाल। एरोसाल क्या है, एरोसाल। तो यह जो है एरोसाल जो होगा, यह भी परिभाषा बहुत ही आसान है। वाई क्या कहेंगे, वाई में बने कोलाइडी विलयन को, वाई में बने कोलाइडी को क्या कहेंगे, एरोसाल कहते हैं। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वायु होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, वायु होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, वायु होता है। जैसे इसका क्या उदाहरण होगा, उदाहरण अगर लिखना चाहते हैं तो इसका उदाहरण होगा कोहरा। जो कोहरा जो बनता है यह वायु के ही कोलाइड है, वायु में बनता है। तो कोहरा हो जाएगा धुआं और धूल, बादल, ये सब क्या हैं, एरोसाल होते हैं। तो आज का पढ़ाई आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स बन जाए। तो आज
का वीडियो इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।